और इस वक्त मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में कमांडर राजीव सरदाना जी हैं, जो नेवी के स्ट्रक्चर को और नेवी के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मैं दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिनेश नैन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक हफ्ता बीत चुका है इस वॉर को, इस सिचुएशन में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या ट्रंप की भाषा अब ये बताने लगी है कि हाँ थोड़ी सी मुश्किल उधर भी है? देखिए, इस अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जो अमेरिका ने सोचा था या उनको ऐसा अनुमान होगा शायद कि ईरान की जो रिटेलिएशन की जो उसकी पावर है वो कुछ चंद दिनों के लिए 3-4-5 दिन चलती में जाएगी, तो हम लोग इनके पूरे जो भी मिसाइल बेसिस हैं उनको उड़ाने में सक्षम होंगे, उनको रोक पाएंगे। और दूसरा, इनको बड़ा गुमान था कि थार सिस्टम और जो पैट्रियट सिस्टम है अमेरिका के, वो कोई भी हमला अगर ईरान की तरफ से आएगा तो उसको रोक देंगे। पर हुआ ऐसा, वो बिल्कुल उसका उलट हुआ। ईरान ने तो सीधा पैट्रियट और थार सिस्टम और उनके रडार्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, एक शाही ड्रोन जो 18 लाख रुपए का आता है, जिसको जब अब आज भी ईरान बहुत यूज कर रहा है, उसको मारने के लिए थार मिसाइल्स के अंदर से 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की 4.5 करोड़ तक की मिसाइलों को इस्तेमाल करके, और इसका स्टॉक जो है बुरी तरह से डिप्लीट होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हो गया। यहां तक कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, जो सीईओ हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि बनाते हैं हथियार गोला बारूद, उनकी कॉन्फ्रेंस लेके बोलना पड़ा कि जल्दी जल्दी से आप ये बनाएं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ईरान का और हौसला बढ़ गया और उन्होंने भी इसके बारे में ओपनली कह दिया कि हमें मालूम है ईरान के पास में आने वाले टाइम के अंदर, अमेरिका का और इजराइल के पास आने वाले टाइम में एयर डिफेंस की इंटरसेप्शन मिसाइल्स ही नहीं होंगी और हमारे पास खुला मैदान होगा तो हम करेंगे। परंतु मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए, ईरान का सोच ये था, जिस प्रकार से उसने इजराइल के बाद में दूसरे तीसरे दिन से पूरे अरब कंट्रीज पे अटैक करना शुरू किया, कि सारी अरब कंट्रीज शायद अमेरिका को प्रेशराइज करेंगी कि उनके ऑयल, जैसे कि आराम को ऑयल रिफाइनरी से लेकर सऊदी अरब की 5-6 रिफाइनरी उड़ा दी, कुवैत में उड़ा दिया, आपका बहरीन के अंदर बहुत तहस नहस है। अचरज की बात यह है कि इजराइल पर इतनी मिसाइल नहीं की जितनी बहरीन पे गई। और इसके अलावा जितने ये इनका दिमाग में ये भी था कि पूरी दुनिया के अंदर से जब तेल की किल्लत बढ़ेगी तो लोग प्रेशराइज करेंगे अमेरिका को और इजराइल को, ये युद्ध जो है थोड़ा विराम हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, तो फिर दूसरी स्कीम चलानी शुरू कर दी ईरान ने। उन्होंने सोचा क्यों ना कुवैत और आपका जो ये कतर है और या फिर ये बहरीन, जहां पे सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं लोग, वहां पे सिया बहुमूल्य सिया जो है काफी संख्या में है, 45% के करीब, 40% से 45% है। तो क्यों ना इसको सिया सुन्नी का एक गृह युद्ध टाइप बना दिया जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने और बहरीन ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि वो अब काउंटर अटैक करेंगे। तो ऐसा करने से सिया पॉपुलेशन के अंदर, जब जो उनके क्या कहते हैं, खुमैनी साहब जो हैं, एक तरीके से उनके लिए सब सियाओं के लिए पूजनीय है, एक धर्म गुरु थे, तो उसकी भावना को लेकर के ये इसके दिमाग में प्लान आ रहा था ईरान की, और वो उसी में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से उसको भड़का दिया जाए। परंतु साथ ही साथ देखिए, अमेरिका का जो है वो भी धैर्य जो है जवाब देता जा रहा है। उन्होंने, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुर्तजबा को इन लोगों ने सिलेक्ट किया खुमनई के बाद में, जो मुर्तजबा बेटा था खुमनई का, कि उसको, और वो भी कैसे, IRGC और जो बसीज ब्रिगेड है उसके दबाव में 88 क्लेरिक्स जो चूज करते हैं धर्मगुरु को, उन पे दबाव डाला गया। मालूम चला है कि करीब 40% लोग उनमें से खुश भी नहीं थे कि तो राजशाही हो गई, ये कौन सा धर्मगुरु वाली बात हो गई। तो वहां पे भी डिफरेंस पैदा होने शुरू हुए। उसको भुनाने के चक्कर में अभी अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे बगैर पूछे आप धर्मगुरु या जो भी आप बनाना चाहते हो सर्वे सर्वा जो ईरान का, वो चूज नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर ईरान ने उनको काउंटर अटैक के लिए ये बोल दिया कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो हम जो है डिमोना न्यूक्लियर प्लांट जो है इजराइल का, उस पे अटैक कर देंगे। तो सिचुएशन तो देखे गंभीर होती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो। वापस लौट कर आता हूं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, यूएई ने एक दावा किया है, और यूएई का दावा है कि हमलावर जो ड्रोन से उनको हम मार गिरा रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी जानकारी, ईरानी नेवी के शिप ने मदद मांगी थी, एस जयशंकर ने कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हमने अपने पोर्ट पर ईरानी शिप को शरण दी है, एस जयशंकर ने कहा है। कोच्चि में ईरानी नेवी शिप को हमने शरण दी है, ये एस जयशंकर ने कहा है। ईरानी शिप और नेवी के जवान सुरक्षित हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री ये बता रहे हैं। शरण की गुहार जैसे ही ईरानी शिप ने लगाई, भारत की सीमा में दाखिल होने की अनुमति तुरंत दी गई और
अब ईरान का ये नेवी शिप जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके जवान जितने भी इस शिप पर सवार थे वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये पोर्ट कोच्चि का है, जिस पोर्ट पर हमने ईरान के नेवी शिप को शरण दी है। और हमारे साथ कमांडर सरदाना है, आपसे बेहतर कौन ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है कि भारत की नेवी ने अपनी भूमिका सर नहीं निभाई, भारत की नेवी ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा है। अभी जो एस जयशंकर कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन और ये पूरा सिनेरियो, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। भारत की नेवी ने और भारत ने बहुत ही बखूबी से अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने जो ईरानियंस का तीसरा जहाज़ था उसको कोच्चि में शरण दी है, उनके क्रू को सेफ रखा है। बात रही पहले जहाज़ की, जो पहला जहाज़ अमेरिका ने ईरान का डुबो दिया, वो एक न्यूक्लियर सबमरीन के तहत डुबोया गया और वो थी गलत बात, क्योंकि वो भारत के इंडियन ओशन रीजन में थी। तो हमारे घर के सामने आपने लाके युद्ध को खड़ा कर दिया है, तो ये बात थी। लेकिन वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो जहाज़ इंटरनेशनल वाटर्स में था। ये बात जरूर सत्य है कि वो जहाज़ एक सिटिंग डक था, कि आपने जो जहाज कोई एक एक्सरसाइज से, एक फ्रेंडली एक्सरसाइज से वापस जा रहा था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से, जिसके पास उस युद्ध पोत में लड़ाकू हथियार नहीं थे, क्योंकि वो फ्रेंडली विजिट पे था। तो इसलिए अगर एक अमेरिकन सबमरीन ने उसको मार गिराया और उसके ना ही उसके जो सेलर्स थे जो वो पानी में गए, उनको ना ही बचाया और वहाँ से चले गए, जिसका बचाव श्रीलंकन नेवी ने किया, क्योंकि श्रीलंका से वो ज़्यादा पास था। हालांकि भारत ने भी, जब वो सूचना मिली, भारत ने भी अपने नेवल एसेट्स, नेवल एयर एसेट्स को हवा में भेजा फॉर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, जो किसी भी रिस्पॉन्सिबल नेवी का कर्तव्य होता है, उसी तरीके से किया। लेकिन जब तक वो भारत के भी पहुंचे, श्रीलंका के भी पहुंचे, वो जहाज डूब चुका था और सिर्फ कुछ सर्वाइवर्स ही मिल पड़े जो श्रीलंकन नेवी ने बचाया। तो भारत पर आरोप लगाना कि भारत का दायित्व था उस जहाज को भी बचाने का और इस वाले को, क्योंकि वो भारत के इंटरनल वाटर्स में आ गया, शरण। और दो बातें यहाँ पे स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या ईरान के उस जहाज ने भारत से शरण मांगी थी? उसका जवाब है कि नहीं। उसने श्रीलंका से मदद मांगी थी, और इस वाले जहाज ने भारत से शरण मांगी तो उनको कोच्चि में हमने एंटर करने दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पड़ोसियों पर हमले अब नहीं करेगा ईरान। पजेश्कियान का यह बयान आया है, पड़ोसी की धरती से अगर हमला नहीं हो रहा है तो पलटवार भी नहीं होगा। यूएसए के पिट्ठू ना बने हमारे पड़ोसी देश, ये भी पजेश्कियान ने कहा है। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान। ये बोल रहे हैं कि हम अभी सरेंडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, बशर्ते पड़ोसियों की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए ना हो। ये अपने आप में बड़ी बात है। और कर्नल लैन, मैं आपको इसमें इन कराना चाहता हूं, पजेश्कियान ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, खासतौर से गल्फ कंट्रीज को लेकर, लेकिन उनकी शर्त यह है कि उनकी धरती का इस्तेमाल हमले के लिए ना हो। क्या ये अमेरिका के लिए मुमकिन है कि वो किसी भी देश के एयरबेस का इस्तेमाल ना करें? देखिए, ये तो बहुत पहले से ईरान ने बोला हुआ है कि कोई नई बात नहीं है। और जहां तक कभी पजेश्कियान जी का सवाल है, इन्होंने तो 2 दिन पहले अमेरिका को जवाब दिया था कि अब तो कोई बातचीत का टाइम ही नहीं रहा, अब तो युद्ध रुक ही नहीं सकता। मैंने आपको जैसे बताया कि सिया सुन्नी के खेल में थे कि ये लड़ाई शायद वैसे हो जाएगी। देखिए, 3 दिन पहले गल्फ कॉपरेशन कमेटी जीसीसी की एक बैठक हुई थी। उसके अंदर इनका ईरान का पूरा खेल जो है वो सभी डिफेंस मिनिस्टर जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, इन्होंने समझ लिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम अटैक करेंगे। जैसे कि अमेरिका कह रहा है कि इनकी 80% जो है मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह खत्म कर दिए, 60% के करीब या 70% मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं। यह सही बात है। आज जो अटैक हो रहे हैं ज्यादातर साइड ड्रोन से या हदीद ड्रोन से किए जा रहे हैं। इनके पास लाखों की संख्या में ड्रोन हैं, मान लिया, लेकिन उसका भी तोड़ जो है, अभी आप यूक्रेन देखिए, जो अमेरिका से हथियार मांगता था और अमेरिका हथियार नहीं दे रहा था, अब यूक्रेन इनको वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं, जो उन्होंने इजाद किए हैं रूस के खिलाफ, वो सप्लाई कर रहा है। हाँ, रूस ने
कल जो सरेआम इनकी साइड लेने की कोशिश की थी ईरान की, और कहा था कि भाई ईरान के साथ में अगर आप लोग ऐसा करोगे तो रूस चुप नहीं रहेगा, और रूस ने ईरान को अपने ड्रोन जो इन्होंने साइड ड्रोन को मॉडिफाई किया है वो देने की पेशकश भी की थी। और परंतु देखिए ईरान के हौसले क्यों बढ़े थे, मैं आपको बताता हूं। ईरान को जब बीच में लड़ाई से पहले ईरान के अंदर जो आवाजाही हुई थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रशिया से और चाइना से और नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा था उस टाइम पे मिसाइल बनाने के इंजन और उसका ईंधन। जो रशिया है वो नेविगेशन सिस्टम्स और जो आगे के वॉर हेड्स है उसके अंदर उसकी मदद कर रहा था। चीन से पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाइल बनाने का जो पूरा ढांचा है उसको सप्लाई कर रहा था, बड़े पैमाने पे सप्लाई हुआ। अभी वो लोग सिर्फ इसको जब से नोटेम लगा है वहां पे एयर स्पेस के अंदर, तो चीन और रूस सिर्फ इनको इंटेलिजेंस की मदद दे पा रहे हैं। परंतु अब और एक बड़ी जानकारी इस वक्त दर्शकों को करने में मैं बता दूं, मैं आपके पास तुरंत लौट कर आता हूं। यूएई ने एक दावा